तो स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक बार अद्वैत क्लास में। हम लोग क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर को पढ़ रहे थे। कल के वीडियोस में समझाया गया था क्रॉप्स किसको कहते हैं, क्रॉप्स होते कितने प्रकार के हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है। हमारा लास्ट टॉपिक छूटा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्या पढ़ाना था? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पहले एक बार रिकैप करवा दे, क्रॉप किसको कहते थे? किसको कहते थे क्रॉप? एक ही तरीके का प्लांट बड़े से जगह पे, बड़े से खेत में लगा हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं, है ना। और क्रॉप जरूरी क्यों है? क्योंकि क्रॉप खाना हम लोग को देता है, क्रॉप से ही खाना आता है ना। खाना पीना हम लोग कहाँ से खाते हैं? क्रॉप से ही खाते हैं। और एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग जाने थे कि खेती करना या जानवर को चराना पालना अपने खाना के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, इसी को एग्रीकल्चर कहते थे। हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, माने कुछ वो ऐसा तरीका जिससे एग्रीकल्चर को किया जाता है। एग्रीकल्चर कौन करता है? ज्यादातर फार्मर लोग करते हैं। कौन करता है? फार्मर ही ना करते हैं, किसान लोग करते हैं। तो किसान लोग को जादू मंत्र से तो अनाज उगाते नहीं है। उगाते हैं नहीं ना, ऐसा ना ओम भट स्वाहा अनाज उग गया, ऐसा ना होता है। अनाज उगाने के लिए कुछ तरीका अपनाना पड़ता है। क्या अपनाना पड़ता है? तरीका। उसी को कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना। देखो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या क्या है। सबसे पहला, ये सब चार्ट बना हुआ है, एक स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहला हमारा क्या है? सॉइल प्रिपरेशन। क्या है? सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन कहने का मतलब एक सही मिट्टी का चुनाव भी और मिट्टी को अच्छे तरीके से मेंटेन भी पहले करना होता है। देखो कोई भी अनाज उगेगा तो मिट्टी पे ही उगता है ना। कोई भी अनाज मिट्टी पे ही उगता है। अब मिट्टी मिट्टी ऐसा नहीं कि कहीं भी मिट्टी तुम देखा वहां पे अनाज उगाया तो उग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अनाज उगाने से पहले सबसे पहले मिट्टी को क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। अच्छे सही तरीके से मिट्टी को चेक किया जाता है कि मिट्टी ये उगाने लायक है कि नहीं, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। इसी सब प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉइल प्रिपरेशन। क्या कहते हैं? सॉइल प्रिपरेशन 3 तरीके से होता है पूरा। देखो पहला तो है सॉइल प्रिपरेशन, और सॉइल प्रिपरेशन भी 3 तरीके से होता है, ठीक है। मतलब सॉइल प्रिपरेशन के लिए भी 3 स्टेप चाहिए, ठीक है। पहला प्लफिंग। क्या है? प्लफिंग माने खेत जोतना। जानते हो कि नहीं खेत जोतना? गांव में सब जानता है, लेकिन शहर के लड़का नहीं जानता है। शहर में तो सब बहुत बकाल हो जाता है। प्लॉफिंग। प्लॉफिंग माने क्या होता है? खेत जोतना। क्या होता है? खेत जोतना। देखे होगे फोटो वोटो में बैल 2 गो रहता है, बैल के पीछे हल, है ना। हल से खेत जोताता है। तो जोताने के क्रम में होता क्या है? ऐसा मिट्टी रहता है एकदम प्लेन। जब मिट्टी को ऐसे जोता जाएगा ना, तब मिट्टी क्या हो जाएगा? ढीला हो जाता है। क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है। इसी प्रोसेस को प्लफिंग कहते हैं, जो कि अभी समझेंगे कुछ देर में। फिर है लेवलिंग। क्या है? लेवलिंग। खेत जोतने के बाद मिट्टी तो ऊबड़ खाबड़ टाइप का हो जाएगा, भुरभुरा टाइप का हो जाएगा, तो उस मिट्टी को समतल किया जाता है। समझ में आ रहा है? जो भी उस मिट्टी में बड़ा बड़ा टुकड़ा होगा चूर चूर होकर छोटा छोटा हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा, है ना। नहीं तो खेत जोतने में क्या होगा? कहीं मिट्टी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ टाइप लगेगा, है ना। तो खेत जोतने के बाद लेवलिंग किया जाता है, मिट्टी को एकदम समतल किया जाता है। उसमें जो भी बड़ा बड़ा मिट्टी का कोई टुकड़ा होगा काड़ा काड़ा, वो भी टूट के चूर चूर टाइप हो जाएगा। फिर तीसरा होता है अप्लाइंग फर्टिलाइजर। तीसरा क्या है? फर्टिलाइजर डालना। तो फर्टिलाइजर भी नहीं डलाता है, फर्टिलाइजर मत बोलना, मैन्योर बोलना। क्या बोलना? मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या अंतर होता है वो आगे बताएंगे, क्योंकि आगे आने वाला है टॉपिक। अभी के लिए ये समझना है कि सॉइल प्रिपरेशन में हम लोग को क्या क्या चाहिए? प्लफिंग, खेत जोतना। लेवलिंग, खेत जोतने के बाद मिट्टी को बराबर करना, है ना। तीसरा मैन्योर डालना। देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर का मतलब ऐसे समझो, मैन्योर होता है ऑर्गेनिक खाद, है ना। और फर्टिलाइजर क्या होता है? जो केमिकली बना है ना, फैक्ट्रीज में केमिकल के द्वारा बनता है ना, उसी को फर्टिलाइजर भी कह रहे हैं। अब मैन्योर क्या होता है? जो नेचुरली खाद वाद बनता है। जैसे मैं हमारा
गाय का गोबर, ये सब है ना, गाय का गोबर, ये सब हमारा मैन्योर में है। एक सेकंड रुकना बाबू। हाँ, तो भी यहाँ समझ रहे थे हम लोग सॉइल प्रिपरेशन, क्या समझ रहे थे? सॉइल प्रिपरेशन है ना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए कुछ नियम उयम का जरूरत है, जिसको जान लेना है। सबसे पहला सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए खेत जोतना पड़ता है, फिर खेत को बराबर करना पड़ता है, फिर उसमें मैन्योर खाद डालना पड़ता है, और वो खाद कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनिक, गाय का गोबर, ये सब है ना, गाय का गोबर, ये सबसे। चलो अब सेलेक्ट, दूसरा स्टेप है मिट्टी तैयार करने के बाद। मान के चलो कि तुमको क्या करना है, खेती करना है, तो सबसे पहले क्या कर लिए? मिट्टी को तैयार कर लिए, ठीक है। फिर दूसरा, सिलेक्शन ऑफ एंड सोइंग ऑफ सीड्स। अब देखो, अनाज उगाने के लिए बीज चाहिए ना जी, बीज छीट के ना अनाज उगाओगे, तो उसके बाद चाहिए होता है क्या? सही और अच्छा बीज का चयन और उसको बोना। पहले तो अच्छा बढ़िया बीज भी बढ़िया और खराब दोनों होता है। कोई कोई बीज बढ़िया होता है, कोई कोई बीज खराब होता है, सड़ा हुआ होता है, कोई कोई बीज में बीमारी होता है, कोई कोई बीज में फंगस लगा हुआ रहता है ना। तो एक अच्छा और सच्चा और बढ़िया सा एक बीज को सेलेक्ट करना और फिर बाद में उसको अच्छे तरीके से बोना, ये दूसरा हमारा प्रोसेस है। तीसरा है इम्प्लीमेंट्स ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और बीज बोने के बाद जब पेड़ पौधा 10-15 सेंटीमीटर तक थोड़ा बढ़ने लगे, 10-15 सेंटीमीटर इतना इतना बढ़ने लगे पेड़, तब उसमें फिर खाद छिटाता है ना। आदमी देखे होगा बैग नियर टांगले होगा, ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे करता है, फिर वो छिटाता है खाद। उस समय वो खदवाड़ा होता है तुम्हारा केमिकल वाला, है ना, जो फैक्ट्री उक्ट्री में बनता है, साबुदाना के बूंदी नहीं तो रहता है वो सब खाद, है ना। देखो गांव वाँव में यही चलते रहने का फायदा है कि सब थोड़ा पता रहता है। शहर में क्या है, बोक का। फिर चौथा में इरिगेशन, क्या है? इरिगेशन माने सिंचाई करना। सिंचाई करना माने पानी पटाना, है ना, कि चाहिए पानी, चाहिए ना पानी, पानी पटाना। फिर वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। वीडिंग माने जब देखो पौधा रोपोगे ना, तो तुम मान के चलो गेहूं रोप रहे हो, तो गेहूं के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पौधा अपने आप जन्म लेता है ना। तो उसको नोच नोच को उखाड़ना, फेंकना, क्या कि वो क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट, जो खाना पानी हमको गेहूं को चाहिए था या जो क्रॉप लगा है उसको चाहिए था, वो सारा न्यूट्रिएंट वो वीड वाला प्लांट ही ले लेता है ना। जिससे फसल खराब हो जाता है। तो वीडिंग करना, उसी को नोच नाच के एकदम निकाल देना, बाहर कर देना खेत से। और क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसके बारे में सोचना। तो इसके बारे में कैसे, चारों ओर बाउंड्री लगा दो ताकि बाहर का जानवर आके न चढ़ ले, है ना। ये सब कुछ कुछ तरीका है, आगे जानेंगे। फिर है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग माने कटनी अपना स्टार्ट, सब चीज हो गया तो कटनी स्टार्ट, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, स्टोरेज। अब देखो कटनी तक सीमित नहीं है कि बस काट लिए फसल हो गया, उसके बाद अच्छा सा अनाज को स्टोर भी करेंगे, है ना। तब जाके इतना लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके तुमको एक मुट्ठी चावल मिलेगा, है ना, एक मुट्ठी चावल मिलेगा। इसलिए खाना का बहुत सम्मान करना चाहिए, है ना। खाना का सम्मान करना चाहिए, क्या है कि बहुत खून पसीना के मेहनत से बनता है किसी का अनाज वनाज। इसलिए खाना को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, खाना का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए अच्छे से। समझ में आ रहा है? चलो अब सॉइल प्रिपरेशन में हम लोग जानेंगे प्लॉफिंग के बारे में। देखो प्लॉफिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड डिगिंग ऑफ सॉइल यूजिंग अ प्लॉफ। देखो प्लॉफ माने हल, ह से हल, ह से हल। प्लॉफ माने क्या होता है? हल होता है। जब हम मिट्टी को खोदेंगे, है ना, क्योंकि मिट्टी क्या करने के लिए, हल्का करने के लिए, लूज करने के लिए, क्या करने के लिए। देखो बहुत दिन से जमीन ऐसे पड़ा रहेगा तो मिट्टी एकदम पूरा एकदम चिपका चिपका रहता है, टाइट रहता है ना। और जब हम लोग खोदते हैं हल से, हल ले लो, पहले तो हल चलता था, अब तो ट्रैक्टर आ गया, कल्टीवेटर, है ना। अब तो ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर चलता है एकदम हर करके एकदम पूरा खोद देता है ना, जोता जाता है खेत।
तो जब हम लोग खेत जोतेंगे तो मिट्टी क्या होता है, भुरभुरा टाइप का होके बाहर निकलता है ना, तो हल्का हो जाता है, फिर छुओगे मिट्टी को तो एकदम भुरभुरा भुरभुरा टाइप लगेगा, है कि नहीं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लफिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लफिंग कहते हैं। और ये किसके मदद से होता है, प्लफ। प्लफ माने हल, प्लफ माने हल, हल के मदद से होता है। इट हेल्प्स इन एरेशन ऑफ सॉइल। देखो एरेशन का मतलब होता है हवा से भर जाना। हाँ, एरेशन का मतलब होता है जब मिट्टी को जोतोगे नहीं तब मिट्टी में हवा का मात्रा नहीं, है ना, एयर बढ़िया से मिट्टी को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मिट्टी को जोत दिए तब मिट्टी हल्का हो गया और लूज हुआ, तब एयर क्या हो गया, एक्सचेंज होने लगा, है ना। बाहर का एयर थोड़ा अंदर भी गया, अंदर का जो एयर है वो बाहर भी आया, है ना। तो हवा अच्छे से मिल जाता है मिट्टी में, क्योंकि हवा का मिलना जरूरी है, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन वगैरह होता है जो कि पेड़ को चाहिए। अब मिट्टी को फर्टिलाइज होने के लिए नाइट्रोजन ये सब चाहिए ना, तो इसलिए एयर का मिलना भी जरूरी है। तो एरेशन के लिए बहुत जल्दी मदद करता है कौन, प्लफिंग। कौन, प्लफिंग। इसीलिए खेत जोतना बहुत जरूरी है। खेत जोतने से पहला तो मिट्टी थोड़ा लूज हो जाएगा, है ना, और उसमें हवा भी मिलेगा अच्छे से। इतना समझ में आया, क्लियर है। इम्प्लीमेंट्स फॉर प्लफिंग। अब खेत जोतने के लिए कौन कौन सा मशीन वगैरह चाहिए होता है। तो पहला है प्लॉफ। प्लॉफ माने क्या होता है, हल, है ना। हल के जगह अब यूज होता है कल्टीवेटर। देखो ना ट्रैक्टर के पीछे नोखिला नोखिला इसे लगा रहता है ना, पूरा जोत देता है एक के बार में। दूसरा हो। हो माने होता है क्या, कुदारी। तो कुदाल बोलते हैं, कुदाल, लेकिन हम लोग बिहार में कुदारी बोलते हैं। कुदारी लेके आओ, ऐसे एकदम मार लेता है खच खच करके, ये वाला कुदारी। तीसरा है ट्रॉवेल। ट्रॉवेल माने खुरपा। खुरपी देखे हो ना, एक छोटा सा ऐसा टाइप का शेप का रहेगा, ये वाला इस तरीके का रहता है ना, इसी को कहते हैं खुरपी। खुरपी भी छोटा छोटा साग वाग खोदने के लिए काम में आता है ना। साग वाग खोटाता है ना, तो इसने रहता है खुरपी। चलो इतना समझ में आ गया होगा, इजी है। अभी हम लोग बस जाने के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए कौन कौन सा स्टेप चाहिए। उसके बाद पहला स्टेप था सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन में प्लफिंग, लेवलिंग, अप्लाइंग मैन्योर होता है। तो प्लफिंग को हम लोग अभी जान चुके हैं ना। इसका प्लफिंग का एडवांटेज अभी थोड़ा जानेंगे। इतना तब तक नोट्स लिखो, वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग समझेंगे एडवांटेज ऑफ प्लफिंग। क्या समझेंगे, एडवांटेज ऑफ प्लफिंग माने प्लफिंग करने का क्या क्या फायदा होता है। तो पहला फायदा ये होता है कि ड्यू टू टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कम्स टू द टॉप एंड प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट इन गुड अमाउंट। देखो प्लफिंग में क्या होता है, मान के चलो इसे जमीन है, ठीक है, मिट्टी है, अब बहुत दिन से कुछ नहीं हुआ है इस पे, तो जस का तस है। अब हम खेत जोतेंगे, तो जब ऐसे जोत रहे हैं तो क्या होगा, जो तरे वाला मिट्टी होगा अंदर वाला वो ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अंदर वाला मिट्टी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाला मिट्टी नीचे चला जाएगा। अब देखो जो मिट्टी ऊपर था उस बहुत दिन से इसी पड़ा हुआ है, तो हवा के कारण या पानी के कारण ऊपर में जितना भी उस मिट्टी पे ऊपर में ह्यूमस वगैरह अगर होगा वो तो गायब हो गया होगा, है ना। पर मिट्टी के अंदर वाला जो परत है वहां पे तो जस का तस होगा सब चीज, न्यूट्रिएंट वाला जितना भी ह्यूमस वगैरह। तो जब हम लोग प्लफिंग करते हैं तो नीचे वाला लेयर ऊपर आ जाता है मिट्टी का, है ना, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। इस कारण से होता यह है कि जो नीचे वाला लेयर में एकदम गुड अमाउंट में न्यूट्रिएंट भरा हुआ रहता है वो वाला फिर से ऊपर आ जाता है, जिसके कारण से पेड़ को अच्छा न्यूट्रिएंट मिलता है सॉइल से। समझ में आ रहा है, ये चीज होता है। दूसरा कि रूट सिस्टम ग्रोज वेल एज प्लफिंग प्रोवाइड इजी एंड डीप पेनेट्रेशन ऑफ रूट। अब देखो मान के चलो कि मिट्टी होगा, बिना जोते हुए बीज अगर डाल दी तो बीज मिट्टी के नीचे जाएगा ना जाएगा अच्छे से। अगर हल्का फुल्का जाएगा भी तो रूट उसका ज्यादा नीचे डीप गहरा जाएगा नहीं। प्लफिंग करने से होता यह है कि प्लफिंग करने से खेत एकदम भुरभुरा मिट्टी हो जाता है। जब हम बीज डालते हैं तो बीज अच्छे से थोड़ा डीप में भी जाता है
और उसका जो रूट सिस्टम है, जो जमीन के नीचे रूट फैलता है, वो बड़ा डीप तक इजी चला जाता है। समझ में आ रहा है? अगर प्लफिंग नहीं करेंगे तो बीज क्या है, अंदर तक जाएगा ही नहीं, है ना, उसका रूट सिस्टम अंदर ग्रोथ होगा ही नहीं। समझ में आया ये चीज? फिर है इट प्रोवाइड्स गुड एयरेशन टू द रूट। फिर वही बात कि हवा का जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो मिट्टी में अच्छे तरीके से मिल पाता है ना। चौथा, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया, earthworm, etc. The earthworm further turn and loosen the soil and add humus to it. जब हम लोग प्लफिंग करते हैं तो प्लफिंग करने के बाद कुछ अच्छा बैक्टीरिया, देखो गुड बैक्टीरिया, और कुछ अर्थवॉर्म, वो भी अच्छे तरीके से वैसे मिट्टी में रहना पसंद करते हैं, जो मिट्टी कैसा हो, भुरभुरा टाइप हो, है ना। तो प्लफिंग करने से भुरभुरा हो जाता है मिट्टी, तो उसमें गुड बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म आ जाते हैं, कहीं से आ गए, जन्म ले लिया, जो कि आगे चल के मिट्टी को उपजाऊ ही बनाता है कि नहीं। गुड बैक्टीरिया क्या करेगा, ह्यूमस बढ़ाएगा, और अर्थवॉर्म भी क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ ही बनाता है कि नहीं। क्या करता है, मिट्टी को फिर से, मिट्टी देखो लोग क्या करता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, और फिर जो मिट्टी निकाला ना उसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, जो कि पेड़ पौधा को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट देता है ना। मिट्टी एकदम उपजाऊ हो जाता है, इसलिए इसको अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड भी कहा गया है ना। तो ये चीज, इतना एडवांटेज है प्लफिंग का। इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट? चलो फिर से नोट्स लिख लेना यहाँ पे। अब प्लफिंग हम लोग समझ गए। प्लफिंग के बाद क्या था, लेवलिंग। क्या था, प्लफिंग के बाद था लेवलिंग और अप्लाइंग मैन्योर, है ना। तभी लेवलिंग को समझते हैं। द प्लव्ड लैंड इज देन लेवल्ड एंड प्रेस्ड, इट इज कॉल्ड लेवलिंग। अब खेत जोता गया तो सारा मिट्टी तो भुरभुरा टाइप का है ना, अभी उबड़ खाबड़ है। फिर उसको अच्छे से हल्के हल्के प्रेस किया जाता है, ताकि क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फिर उस मिट्टी को बराबर किया जाता है, खेत जोतने के बाद मिट्टी को बराबर किया जाता है, उसी को कहते हैं लेवलिंग। क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। लेवलिंग का फायदा यह है कि मिट्टी में जो भी कुछ कोई बड़ा एकदम ढेला नियत मिट्टी होगा, है ना, वो भी चूर चूर होके पतला एकदम बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है? एकदम भूसर जो मिट्टी होता है ना बढ़िया, वैसा हो जाता है। दूसरा, प्रोटेक्ट अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय विंड और वाटर। अब क्योंकि खेत जब जोतेंगे तो मिट्टी लूज हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अब मान के चलो तेज हवा चले तो सारा जो ऊपर लेयर वाला मिट्टी हो तो उड़ सकता है ना, तो फिर जो न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी होगा वो तो उड़ के चला जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग के लिए नुकसान ही है। तो लेवलिंग करने से क्या होता है कि मिट्टी थोड़ा बैठ जाता है, तो हवा और पानी से इरोजन जो है वो नहीं हो पाता है ना। इरोजन पड़े ना, सॉइल इरोजन, मिट्टी का जो ऊपर वाला लेयर हट जाना पानी और हवा के कारण से, तो वो इरोजन नहीं होता है। तीसरा, प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड प्रोमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन। अब अगर खेत अगर जोत रहे हैं तो खेत अगर जोत दिया, लेवलिंग नहीं किए, और उसमें अगर पानी डालें, मान के चलो सिंचाई के लिए, तो हो सकता है ना कि कहीं कहीं पानी जमा हो जाए, है कि नहीं। कहीं कहीं मिट्टी ज्यादा अगर उबड़ खाबड़ टाइप है तो कहीं कहीं पानी ज्यादा जमा हो जाए, है कि नहीं, कहीं कहीं पानी नहीं पहुंच पाए। तो इससे भी राहत देता है क्या, लेवलिंग। जब मिट्टी को बराबर कर देंगे तो पानी पटाएंगे तो कहीं पानी जमेगा नहीं, पानी है ना पूरे खेत में अच्छे से बह जाएगा, है कि नहीं, ये चीज हो जाएगा। तो इतना लेवलिंग समझ में आया? इजी है, कुछ नहीं है। खेत जोतना पता ही है कि कैसे जोताता है, बस मिट्टी के ऊपर एकदम हल लेके, चाहे कुदाली से, नहीं तो फिर कल्टीवेटर से चला दो, अपने ही नोखीला वाला से, अपने ही उसी को कहते हैं खेत जोतना, हो गया। उसके बाद मिट्टी को फिर बराबर करना, उसी को क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। लेवलिंग किस लिए जरूरी है, तो भाई बड़ा बड़ा अगर मिट्टी का ढेला ढेला होगा तो उसको भी चूर कर देगा, है ना, भूरा टाइप का। फिर जो ऊपर वाला लेयर है उसको बैठा देने से क्या होता है, इरोजन का खतरा कम हो जाता है ना, सॉइल इरोजन नहीं होगा। तीसरा, कि पानी जमावड़ा से, पानी कहीं जमे रह जाए, कहीं पहुंच ही ना पाए, इस चीज से फिर दिक्कत नहीं होगा। बस इतना ही था। अब है अप्लाइंग मैन्योर।
देखो प्लॉफिंग सॉइल प्रिपरेशन के लिए पहले तो प्लॉफिंग करना है, फिर लेवलिंग करना है, इसके बाद क्या करना है, मैन्योर डालना है। क्या करना है, मैन्योर डालना है। जब इतना लेवलिंग करने के बाद मिट्टी के साथ मैन्योर को मिलाते हैं, उसी को कह रहे हैं अप्लाइंग मैन्योर, है ना। मिट्टी के साथ क्या मिलाना, मैन्योर को, खाद को मिलाना, है ना, खाद को मिलाना। अब देखो खाद भी 3 तरीके का, फार्मयार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर। तीनों में से तीनों यूज कर सकते हो, नहीं तो तीनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हो। देखो फार्मयार्ड मैन्योर एनिमल का जो वेस्ट होता है जैसे गोबर वगैरह, इसको डायरेक्टली डाल सकते हैं, ये भी डायरेक्टली खाद का काम कर जाएगा, है कि नहीं। डायरेक्टली अगर गोबर भी डायरेक्टली डाले तो वो डायरेक्टली खाद का काम कर जाएगा, है कि नहीं। जैसे कंपोस्ट में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, पत्ता वगैरह या सब्जी का छिलका, फल फूल का छिलका, है ना, कुछ गाय का गोबर वगैरह, उसको पहले कुछ दिन तक गड्ढा में रखा जाता है ना, तो फिर उसमें कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया जन्म लेता है तो उसको खाद में बदल देता है, तब कहते हैं कंपोस्ट। गोबर ये सब का सीन में, या जो एनिमल का वेस्ट वगैरह है, वेस्ट हो गया या यूराइन वगैरह हो गया, इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं खाद के रूप में, है ना। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत दिन छोड़ो तब खाद बनेगा, नहीं, गोबर लेके तुम डायरेक्टली भी छीटोगे ना तो खाद है ना। उस तरीके के कंपोस्ट मैन्योर को क्या कहते हैं, फार्मयार्ड मैन्योर। क्या कहते हैं, फार्मयार्ड मैन्योर। देखो फार्म का मतलब है गाय गोरू जहाँ जगह है वो वाला, अब उसका वेस्ट वगैरह ये सब। दूसरा है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर माने क्रॉप रोटेशन के बारे में जाने होंगे हल्का फुल्का, कि पहले एगो क्रॉप लगता है, उसके बाद दूसरा क्रॉप लगने से पहले लेग्यूमिनियस प्लांट लगाया जाता है ना। लेग्यूमिनियस प्लांट के बारे में सुने हो, सुने होंगे लेकिन याद नहीं होगा तुम लोग को। लेग्यूमिनस प्लांट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जैसे चना का, मटर का पेड़, लेगुमिनस प्लांट, उसके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है ना, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है मिट्टी में, है ना। जब एक क्रॉप लगाओगे तो मिट्टी का सारा जो फर्टिलिटी हो तो खत्म हो जाता है, मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी हो जाता है, तो उसके बाद कुछ लेगुमिनस प्लांट जैसे मटर हो गया या चना लगा दिया जाता है, जिससे होता क्या है, उसके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है ना। और वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाता है ना, जिससे मिट्टी में फिर से नाइट्रोजन का जो वापसी हो जाता है ना, उसके बाद फिर कोई दूसरा क्रॉप लगता है। तो उसी तरीके का पेड़ पौधा, मान के चलो कौन मटर का चाहे चना का पेड़ पौधा हो गया, है ना, उसका जो रूट्स है उसको भी खेत वेत में मिला दिया जाता है, काट छाट के मिला दिया जाता है, उसको ग्रीन मैन्योर कहते हैं। तीसरा है कंपोस्ट मैन्योर। क्या है, कंपोस्ट मैन्योर। कंपोस्ट मैन्योर माने कोई भी साग सब्जी वगैरह का छिलका या कोई भी गाय का गोबर वगैरह, इसको सूखा पत्ता पेड़ का ये सब का, उसको ले लिए हम लोग, इकट्ठा कर लिए और उसको गड्ढा में डाल दिए बहुत दिन तक, है ना। तो कुछ दिन बाद कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया वहां पे जन्म ले लेगा उस चीज में, है ना। और जन्म लेने के बाद क्या होता है, जन्म लेने के बाद उस चीज को खाद में कन्वर्ट कर देता है, जो कल तक गोबर या साग सब्जी का छिलका वगैरह था उसको फिर खाद में कन्वर्ट कर देता है। उसी चीज को क्या कहते हैं, कंपोस्ट मैन्योर। तो ये तीनों तरीके का मैन्योर का यूज कर सकते हो मिट्टी में मिलाने के लिए, है ना, सॉइल प्रिपरेशन के टाइम पे, ताकि मिट्टी एकदम अच्छे तरीके से फर्टाइल हो जाए। इतना क्लियर है, समझ में आया। चलो नोट्स लिखो। अब सॉइल प्रिपरेशन तो हो गया हमारा खत्म। सॉइल प्रिपरेशन में प्लफिंग था, लेवलिंग था, और क्या था, अप्लाइंग मैन्योर था, है ना। अब इस सॉइल प्रिपरेशन के बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए दूसरा हमारे पास स्टेप था, क्या, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग ऑफ सीड। माने एक सही अच्छे बीज, सीड का चुनाव करना, फिर उसको अच्छे तरीके से बोना, उगाना, है ना, उपजाना। तो अच्छा सीड कैसा होना चाहिए, उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का रोग बीमारी नहीं होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, सड़ा गला नहीं होना चाहिए, और अच्छा अनाज देने वाला होना चाहिए। जैसे कई कई बीज होता है, बीज लगा लेकिन अच्छा खेती नहीं हुआ, है ना, वैसा नहीं होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। इस तरीके का बीज हम लोग को चाहिए होता है। अब देखो बीज सेलेक्ट करने के लिए करना क्या पड़ता है,
कुछ तरीका है ना, कुछ कुछ तरीका होता है। पहला तो ऑनलाइन मिल ही जाता है गुड क्वालिटी का सीड, है ना, पैकेटिंग में आता है, वो अच्छा थोड़ा रहता है, उस तरीके का सीड तुमको मिल जाएगा। नहीं तो लैब टेस्ट करवा सकते हो। नहीं तो तीसरा सबसे आसान मेथड बता रहे हैं, घर में कहियो चना फुलाए हो, है? एक मुट्ठी चना कटोरी में ले लो पानी, और एक मुट्ठी चना इसे डालना, तो देखना चना सब बैठ जाएगा। कुछ कुछ चना जो है ना वो छहलने लगता है, कुछ कुछ चना जो है वो क्या होने लगता है, छहलने लगता है। तो यहाँ पे समझना है कि जो अच्छा सीड होगा, है ना, वो भारी होता है, और जो खराब सीड होगा ना वो हल्का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो पानी में चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक पानी ले लिए, पानी में कोई भी सीड को डाल दिए बहुत सारा, है ना, अगर अच्छा सीड होगा तो पानी में नीचे बैठ जाएगा, अगर खराब सीड होगा तो छहलने लगेगा। क्या होने लगेगा? तो इसी कुछ कुछ तरीका है जिसके कारण हम अच्छा सीड का पता लगा सकते हैं, जिसमें से था ये पानी वाला सबसे इजी। समझ में आया? अच्छा सीड एकदम अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कोई रोग बीमारी नहीं होना चाहिए, और उससे अच्छा हमको फल मिले, है ना, अच्छा क्वालिटी का हमको अनाज मिले, बढ़िया अनाज मिले, है ना, ऐसा होना चाहिए सीड। और बी उसके बाद क्या करेंगे, जब सीड हम लोग सेलेक्ट कर लिए तो सीड फिर क्या करते हैं, बोते हैं। बोने के पहले मतलब उसको लगाने के पहले बीज को एक स्टेप करना पड़ता है जिसको कहते हैं फंगीसाइड से मिलाना। क्या करना? फंगीसाइड का एक पाउडर आता है, ठीक है। फंगीसाइड का काम क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है कि देखो मिट्टी है तो मिट्टी में या तो फंगस रहेगा, है ना, होता है कि कई बार मिट्टी में फंगस रहेगा, नहीं तो बीज पे भी फंगस हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज से प्रिवेंशन के लिए, इस चीज से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एक चीज कर सकते हैं, एक फंगीसाइड का पाउडर आता है, ठीक है, उसको ले लेना है, अब बीज में उस पाउडर को मिला देना अच्छे तरीके से, है ना। सूखा भी मिला सकते हो, नहीं तो गीला भी मिला सकते हो, गीला करके भी पाउडर मिला सकते हो, सूखा भी मिला सकते हो। अब मिलाने के बाद 10-15 मिनट छोड़ो और उसके बाद तुरंत क्या कर दो, बो दो, है ना। ये बीज बोने के जस्ट 15-20 मिनट पहले किया जाता है। समझ में आ रहा है? ताकि अगर मिट्टी पे फंगस होगा तो मर जाएगा, और बीज पे भी फंगस होगा तो मर जाएगा, है ना, फसल बर्बाद नहीं करेगा। तो ये फंगीसाइड से हम लोग को ट्रीट करना पड़ता है बीज को बोने से पहले। उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस आता है, बीज को बोने वाला। क्या करने वाला? बीज को बोने वाला। तो बीज को बोने के लिए क्या कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं। पहला, हाथ में ले लो बीज, इसे इसे छिटते जाओ, समझ रहे हो ना, हाथ में ले लो बीज, एक एक दाना दो दो दाना इसे इसे करके छिटते जाओ, है ना। इस तरीके से तुम कर सकते हो, हाथ में बीज ले लो, इसे छिटते जाओ, इस तरीके से बीज को तुम फैला सकते हो बड़े से खेत में। नहीं तो दूसरा, सीड ड्रिल का यूज करके, सीड ड्रिल का यूज करके, देखो सीड ड्रिल कुछ इस तरीके का होता है, देखो इस तरीके का होता है। यहाँ पे इसमें देख रहे हो ये प्लॉफिंग वाला ही डिजाइन है नीचे में, है ना, इसमें छेद छेद रहता है नीचे में, ठीक है। ये मिट्टी में से गड़ता है, मिट्टी में से गड़ जाएगा, है ना, छेद छेद होता है, आ इसके ऊपर कटा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे बीज डला जाएगा, पूरा बीज डलाया, आ इसको जैसे मिट्टी में गाड़ के एकदम बढ़ाएंगे तो एक एक छेद से अपने जगह जगह पे क्या हो जाएगा, बीज गिरने लगेगा, है ना। तो इसके मदद से भी क्या हो जाएगा, बीज को लगाया जा सकता है, बीज को लगाया जा सकता है। फिर ट्रांसप्लांटेशन, देखो बीज तो नॉर्मल लगा दिए, है ना, पर कई बार ऐसा होता है कि बीज हम डायरेक्टली फील्ड में लगाते नहीं, खेत में लगाते नहीं है। नर्सरी सुने हो? नर्सरी, नर्सरी में फूल बहुत आसानी से मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया। एक नहीं देखो नर्सरी, उजला चिमकिल जैसा रहता है, एकदम बड़ा सा रूम जैसा एकदम, या ग्लास का रहेगा, या उजला चिमकिल का एकदम रूम जैसा रहेगा बना हुआ, उसमें पेड़ पौधा उगाया जाता है। देखो नर्सरी में होता क्या है, कई प्लांट ऐसे हैं, जैसे मान के चलो टोमेटो या चिली, इसका जब हम खेती करेंगे तो डायरेक्टली इसका बीज हम नहीं लगाते खेत में, पहले क्या करते हैं, इसके बीज को नर्सरी में हम बोएंगे, है ना। इसके बीज को क्या करते हैं, छोटा सा जगह रहता है जिसको नर्सरी कहते हैं, उस नर्सरी में बो देंगे,
समझ में आ रहा है? फिर अपने कुछ दिन बाद जब उसमें 4-5 गो पत्ता जन्मने लगेगा, छोटा छोटा पौधा हो जाएगा, सीडलिंग, तब वहां नर्सरी से निकाल के क्या करेंगे, खेत में रोपेंगे। क्या करेंगे? खेत में रोपेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। माने पहले बीज कहीं और रोपे, उसके बाद सीडलिंग अगर आ गया तब उस सीडलिंग को लाके अपने मेन खेत में हम लोग रोप रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। यही था हमारा आज का चैप्टर, आज का टॉपिक। इतना समझ में आया होगा। बाकी अगले वीडियो में बस 5 स्टेप और बचाओ जो कि इजी है। 5 स्टेप अगले वीडियो में, 5 स्टेप को अच्छे तरीके से पूरा एकदम कंप्लीट करा दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? इतना आ गया होगा समझ में? अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर डाउट पूछना। आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, कमेंट पूछ लेना। पर लाइक और सब्सक्राइब दोनों कंडीशन में करना। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।